हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू प्रियंकाज एजुवर्स। आज है हमारी टेंथ की दूसरी क्लास। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है और आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वो वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किए हैं और ये जो है वो सेकंड वीडियो है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप भी रीट मेंस, सीटेट या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें टेंस आने वाला है, तो ये जो मैं क्लासेस की सीरीज चला रही हूँ फ्री वाली, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इससे पिछली वाली क्लासेस में हमने टेंसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था डिटेल में, और उसमें भी मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई थी सेंटेंस की: एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। उसमें से हमारी एफर्मेटिव वाली हो गई थी, जिसके उत्तर हाँ में आते हैं। अब ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली टेंस की, जिसमें मैंने आपको लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें कुछ होमवर्क दिया था। सबसे पहले मैं उसके आंसर्स आपको बताऊंगी, और आप में से एक या दो बच्चे ही ऐसे मतलब अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने उसका रिप्लाई किया गुड बॉयज की तरह, गुड गर्ल्स की तरह। अब बाकी आप सबको जो मैंने होमवर्क दिया आपने किया नहीं, उसकी आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। बाकी जिन्होंने बहुत सही उत्तर दिए उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पिछली वाली जो वीडियो थी, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे एट द एंड ऑफ द वीडियो, उसके आंसर्स क्या होने वाले हैं। तो देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको दिए थे, उनके आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, जो ता है, ती है, ते है और ते हो से होता है, जिसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे एफर्मेटिव वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वाक्य जो मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था, आई गोज टू स्कूल एट 6:30 AM। अब इसमें आपको एरर निकालना था, यानी गलती निकालनी थी। हालांकि एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन रीट मेंस में देखने को तो अभी नहीं मिले, बट फिर भी हम प्रैक्टिस इसी तरीके से करेंगे। देखिए, आई गोज टू स्कूल एट 6:30 AM। ठीक है, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है आई के साथ गोज, तो आप ये सोचिए, क्या आई के साथ गोज आना चाहिए? मतलब इसका हिंदी में मतलब निकल रहा है कि मैं स्कूल 6:30 बजे जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, मतलब सही निकल रहा है हिंदी में, बट इंग्लिश में इसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है। कहाँ पे? इसमें जो इसकी मेन वर्ब है, जो इसकी मेन वर्ब है वो ही गलत आ रही है। कैसे? देखो, क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ये आता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, ये होता है। तो सब्जेक्ट हमने ले लिया आई, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, आई। अब देखो, हमें देखना है कि जो मेन वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगना चाहिए। मैंने आपको एस या ई एस की कुछ कंडीशन बताई थी, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, उसमें मैंने क्लियर किया है। पहली बार अगर ये क्लास देख रहे हो तो पल्ले नहीं पड़ेगी, ऊपर से जाएगा सब। देखो, एस या ई एस लगने के लिए कुछ कंडीशंस थी। जैसे सबसे पहला जो वाक्य है, जो वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब आ रही है, ठीक है, जो वाक्य है उसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात थर्ड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन, यानी कि ना मैं हूं ना तुम हो, कोई तीसरा ही इंसान की बात हो रही हो। ठीक है, तो थर्ड पर्सन होना चाहिए और वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए। तो अपन वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब होती है उसके साथ एस या एस लगाने वाले हैं। ठीक है, यही कंडीशन की बात हुई थी, यही शर्त थी। अब देखो, क्या यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो रही इस वाले वाक्य में? नहीं हो रही ना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आई। क्या आ रहा है? आई। आई यानी मैं, तो मैं क्या थर्ड पर्सन है? मैं बेशक सिंगुलर इंसान है, एक वचन है बेशक, लेकिन क्या ये थर्ड पर्सन है जो हम ई एस या एस लगाए इसमें? नहीं ना। आई यानी मैं तो पहला पर्सन हो गया, तो पहले पर्सन के साथ तो आएगा नहीं। तो ये वाले वाक्य में क्या गलत हो जाएगा? गोज। तो सही वाक्य क्या होगा? आई गोज टू स्कूल, नहीं आई गो टू स्कूल। एस या एस नहीं आने वाला इसके साथ, मैंने बता दिया। थर्ड पर्सन होना चाहिए एस या एस लगाने के लिए, प्लस सिंगुलर होना चाहिए जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए। ना मैं हूं ना तुम हो, कोई तीसरा व्यक्ति की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाक्य हो जाएगा गलत। आई गो टू स्कूल एट 6:30 AM सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है यू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। अब इसमें से हमें एरर फाइंड करना है, तो आप देख लीजिए। अब देखना कि आपको देखना होता तो आपने अगले वीडियो में देख लिया होता, लेकिन चलो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। अब इसमें देखो क्या गलती लग रही है आपको, ध्यान से देखिए। यू आ गया है ना, यू आ गया। यू क्या है? तुम हर शाम को क्रिकेट खेलते हो, तुम हर शाम को क्रिकेट खेलते हो। तो इससे हमें क्या पता चला? तुम यानी कि सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति, है ना। यानी कि मैं तो हो गई फर्स्ट पर्सन, तो मैं तुमको बोल रही हूँ, यानी तुम हो गए सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन है, तो ऐसी आई लगना चाहिए। देखो,
थर्ड पर्सन है क्या यू? तुम थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति नहीं। सिंगुलर तो है भाई, हाँ सिंगुलर है, लेकिन क्या ये थर्ड पर्सन है यू? नहीं ना, तो ऐसे यस लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे यू प्ले क्रिकेट सही हो जाएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाक्य पे चलते हैं। माई अंकल वर्क विद मी। ठीक है, अब इसमें आपको एरर फाइंड करना है, इसमें गलती है या नहीं। अब देखो जरा, मेरे अंकल मेरे साथ काम करते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माय अंकल। माय अंकल यानी मेरे अंकल। अब जरा आप एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने ना अपनी बात की ना तुम्हारी बात की, यानी किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं की, मैंने सीधा तीसरे व्यक्ति की बात की कि मेरे अंकल, मेरे चाचा, वो तीसरे व्यक्ति हो गए। तो तीसरे व्यक्ति के साथ अगर तीसरा व्यक्ति होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। अंकल मेरे कितने हैं? एक। चाचा कितने हैं? एक। थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, तो ऐसे यस आना चाहिए ना, मेन वर्ब के साथ। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगा दिया माय अंकल वर्क विद मी, नहीं होगा, माय अंकल वर्क्स विद मी होगा। तो इसमें एरर कुछ नहीं था, बस एक चीज ये जोड़नी थी। ठीक है, वर्क, वर्क नहीं आएगा, वर्क्स आएगा। और यही यू होता तो यू, माय अंकल नहीं होता। ठीक है, केवल यू होता तो यू वर्क विद मी, यानी कि मैं खुद से नहीं बोल रही, मैं तुमसे बोल रही हूँ। तुम कौन हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। और सेकंड पर्सन के सेकंड पर्सन सिंगुलर तो है, लेकिन ऐसे एस नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसने इसका उत्तर में एस लगाया था उनका उत्तर सही था, तो सही उत्तर हो जाएगा माय अंकल वर्क्स विद मी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाक्य पे चलते हैं। शी राइट अ लेटर। ठीक है, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें किसकी बात हो रही है? वह। और शी हमें पता पड़ रहा है लड़की के लिए ही बात हुई है ना। वह लड़की पत्र लिखती है, सॉरी, है ना। वह शी राइट अ लेटर, यानी वह लड़की पत्र लिखती है ना। तो अब देखो इसमें है शी यानी वह लड़की, यानी कि ना मैं ना तुम, कोई तीसरी लड़की की मैं बात कर रही हूँ। तो शी यानी एक लड़की, सिंगुलर हो गई, एक वचन हो गई। तो देखो शी थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, हाँ है। सिंगुलर है, हाँ है। तो मेन वर्ब के साथ कायदे से क्या आना चाहिए? मेन वर्ब के साथ ऐसी आई एस आना चाहिए कायदे से। ठीक है, क्या यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब वाक्य क्या है? गलत है। तो हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तो अब बिल्कुल सही वाक्य बना है। शी राइट्स अ लेटर, यानी वह लेटर लिखती है। आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा एक एक वाक्य से। ठीक है, फिर है सुहानी टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, सुहानी टीचर्स इंग्लिश। अब इसको देखो, इसमें मैंने बात की है सुहानी इंग्लिश पढ़ाती है। सुहानी इंग्लिश पढ़ाती है, इसका मतलब ये। तो सुहानी कौन हुई? ना मैं हुई ना तुम हुए, कोई तीसरी ही लड़की की मैं बात करूं जो है सुहानी, है ना। तो सुहानी क्या पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है। तो इसमें देखो क्या सुहानी थर्ड पर्सन है? हाँ है, थर्ड पर्सन तो है। क्या सुहानी सिंगुलर है? एक वचन है, एक लड़की है, हाँ है। ठीक है, तो कायदे से मेन वर्ब के साथ ऐसे आईएस लगना चाहिए, हाँ भाई लगना चाहिए। तो हर जगह एस एस लगाए, इधर ही ई एस क्यों लगाया भाई? ठीक है भाई, ऐसे भी तो हो सकता था, टी ई ए सी एच एस, टीच इंग्लिश ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। टीचर्स सही है बिल्कुल, लेकिन ई क्यों लगा है इसमें? देखो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में रूल्स बताए थे। ऐसे शब्द जो ओ एस एच सी एच ओ एक्स इनसे खत्म हो गए, उनके पीछे एस ना लग के ई एस लगेगा। अगर आपने नहीं देखी पिछली वाली क्लास तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको कुछ अपवाद बताए थे कि किसमें एस लगेगा, किसमें ई एस लगेगा और किसमें आई ई एस लगेगा। ठीक है, इन चीजों का आप याद रखना। अब देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? सुहानी टीचर्स इंग्लिश, जो पहले से सही था, बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं था। अब है रौनक एंड सोनक गोज टू जिम एवरी डे। ठीक है, रौनक और सोनक रोज जिम जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये। अब यहाँ देखिए कि रौनक एंड सोनक की बात की है मैंने। ठीक है, रौनक एंड सोनक कितने लोग हो गए? दो लोग। ठीक है, अब क्या ये दोनों सिंगुलर है? रौनक और सोनक दो हो गए, दो बंदे हैं, तो कहां से सिंगुलर हुए? फिर तो वो बहुवचन में आ गए, तो सिंगुलर तो है नहीं भाई। अब रौनक और सोनक थर्ड पर्सन है, हाँ भाई है, लेकिन क्या ये सिंगुलर है? नहीं है ना, रौनक और सोनक तो दो व्यक्ति हो गए ना, तो सिंगुलर कहां से रहे? तो इसमें एक कंडीशन पूरी हो रही लेकिन एक नहीं हो रही, तो यहाँ पे इसके साथ ई एस नहीं लगेगा, ओनली गो आएगा। आई समझ में? अभी तक हमने ये कंडीशन फॉलो की कि सिंगुलर था लेकिन थर्ड पर्सन नहीं था, तो हमने एस सी आई एस नहीं लगाया। लेकिन अब क्या कंडीशन थी यहाँ पे? नाम आ गए दो। ठीक है, दोनों तीसरे व्यक्ति है, रौनक और सोनक थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या ये सिंगुलर है? नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ई एस हट जाएगा और सिर्फ गो आएगा। रौनक एंड सोनक गो टू जिम एवरीडे, गो टू जिम एवरीडे। ठीक है, ये सही होगा। और यहीं अगर मैं सोनक को हटा दूं, सिर्फ रौनक को रखूं, रौनक क्या हो गया?
एक व्यक्ति, रौनक एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, और रौनक थर्ड पर्सन भी हो, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ ना मैं तुम्हारी बात करूँ, मैं रौनक की बात करूँ जो कोई तीसरा ही व्यक्ति है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देंगे, यानी रौनक गोज टू स्कूल सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, रौनक एंड सोनक, यानी दो व्यक्ति है, इसलिए अपन ने गोज में ईएस हटा दिया और सिर्फ गो रखा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले पे। ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, वी डैश क्रिकेट एवरी संडे, हम क्रिकेट खेलते हैं हर संडे को, हम हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं। ओके, अब इसमें हमें भरना है प्ले आएगा या प्लेज आएगा। ठीक है, हमें नहीं पता भाई प्ले आएगा या प्लेज आएगा, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इसमें क्या आंसर आना है। देखो, वी का मतलब क्या हुआ, वी का मतलब हम सब, वी का मतलब हम सब। अब देखिए, वी क्या थर्ड पर्सन है, वी यानी हम सब, वी थर्ड पर्सन कैसे हो सकता है, हम तो हम सब की बात करें, थर्ड पर्सन तो वे सब हो गया, है ना, थर्ड पर्सन क्या हो गया, वे सब या वो सब, है ना। और सिंगुलर वी, क्या वी हम लोग, हम सिंगुलर हो सकता है, एक वचन हो सकता है, नहीं ना, वी तो बहुवचन में आ गया, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, यानी सिंपली क्या आ जाएगा, वी प्ले क्रिकेट, एस नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर एक व्यक्ति दिया होगा होगा और अगर वो भी थर्ड पर्सन होगा यानी तीसरा व्यक्ति होगा तो एस या एस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, इसलिए वी प्ले क्रिकेट एकदम सही हो जाएगा। तो जिन जिन व्यक्तियों के भी ये बिल्कुल सही आंसर आ रहे थे उनको बहुत बहुत बधाई कि आपको पहली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है, और जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया उनको भी बधाई कि आपने मैम की बात नहीं सुनी, बस क्लासेस की डिमांड करते हो, होमवर्क करके आते नहीं हो, फिर मालूम कैसे पड़ेगा कि आपको आया या नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं तो माफ कर देती हूँ। अब आगे हम समझेंगे, जैसे ये एफर्मेटिव वाला हो चुका, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाला हो चुका। अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव वाले वाक्य, डू नॉट डज नॉट वाले, ठीक है। तो क्लास को स्किप मत करना, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रही, बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है, कहीं मात नहीं खाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हम आ चुके हैं हमारी अगली स्लाइड पे, जिसमें हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट इनडेफिनिट है उसका एफर्मेटिव वाला वाक्य, यानी कि जो ऐसे कुछ वाक्य होते हैं ना जो हाँ में निकलते, जिनका उत्तर है ना, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जैसे मैं बाजार जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, वो जयपुर जाता है, इस तरीके से, जिसमें कोई मनाही नहीं है, ना ही कोई प्रश्न है, सिंपल वाक्य एफर्मेटिव में आते हैं जिनका उत्तर हाँ में निकल रहा हो। फिर है नेगेटिव वाले वाक्य जो ऐसे होते हैं, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, वो जयपुर नहीं जाता है, इस तरीके से। फिर आते हैं वाक्य, क्या वह जयपुर जाता है, क्या वो खाना नहीं खाता है, इस तरीके से, सॉरी, क्या वो खाना खाता है, क्या वो बाजार जाता है, ऐसे वाले वाक्य। तो हमने एफर्मेटिव वाली क्लास को डिस्कस इससे पहले वाली क्लास में ही कर लिया था। इस वाली जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्य जो ता है, ती है, ते है से खत्म होते हैं, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं, जिसमें डेली हैबिट्स आती है, डेली एक्शंस आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती है जो एस या ईएस जिनकी पहचान होती है। तो चलिए अब इस वाली क्लास में हम देख लेंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, यानी कि ऐसे वाक्य जिन्हों में नहीं में उत्तर आता है, जैसे मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती हूँ, कुत्ते भौंकते नहीं हैं, इस तरीके से, है ना, जिसमें नो या नॉट आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेंगे नेगेटिव वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाले जो वाक्य थे एफर्मेटिव वाले वाक्य, उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा था, है ना। इसमें क्या होगा, देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एस का काम ही नहीं है नेगेटिव वाले वाक्यों में, क्योंकि जो डज होता है उसमें ऑलरेडी एस लगा होता है, इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा हम यहाँ पे कुछ एक टेबल बनाई हुई मैंने, आप नोट्स बना लेना, मैं इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, बहुत हेल्पफुल है ये नोट्स आपके लिए। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट है, ही शी इट दे यू वी, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं कर्ता, उनके साथ डू आएगा या डज आएगा, सबसे पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, डू या डज में आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए, आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम सब, दे यानी वो सब या वे सब, ठीक है, ये इन चारों के साथ प्लस दो नामों के साथ, प्लस दो नामों के साथ, दो या दो से अधिक नामों के साथ
हमेशा क्या लगेगा, डू नॉट। क्या लगेगा, डू नॉट। डू बोलो या डू नॉट बोलो, ठीक है, डू या डू नॉट आएगा। फिर ही यानी वह लड़का, शी यानी वह लड़की, इट यानी वह वस्तु या वह जानवर, प्लस किसी एक सिंगुलर नाम के साथ, किसी भी एक लड़की या लड़के के नाम के साथ डज नॉट आएगा। डज आएगा या डज नॉट आएगा, डज आएगा या डज नॉट आएगा। इस टेबल को याद कर लीजिएगा। जैसे इसका मैं आपको बताऊं, देवी यू आई, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, देवी तू आई, देवी तू आई, देवी, यू यानी तू या तुम, आई, देवी यू आई, इनके साथ क्या आता है, डू नॉट या फिर डू, ठीक है। फिर है ही शी इट या कोई एक नाम, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जनरली डज नॉट या डज आता है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसका वाक्य मैंने कुछ बना रखा है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे एस या आई एस का काम है ही नहीं, जब डू या डज नॉट आ जाए तो एस या आई एस को भूल जाओ, बस ये याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, ना पास्ट में जाएगा ना फ्यूचर में जाएगा, ना आईएनजी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सीधी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यानी जो जैसे का जैसा लिखा होता है, जैसे रीड, रेड, रेड, है ना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी। गो, वेंट, गॉन, तो ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी। यानी कि इनमें सब यही वही जो पहली लाइन में लिखी है वही चलेंगी, ठीक है। तो देखो, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, आप डू नॉट भी लिख सकते हो, डोंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें एपोस्ट्रोफी लग जाता है बस। अब देखो, दे डोंट प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते या वे सब फुटबॉल नहीं खेलते। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता या मैं क्रिकेट नहीं खेलती, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसा कि यहाँ पे कंडीशन लिखी, आई के साथ डज नॉट वगैरह नहीं आने वाला, डू नॉट ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे डू नॉट लगाया गया है। और देखो, मेन वर्ब के साथ ना एस है ना ई एस है, सिंपल वाक्य हमारा चल रहा है। अब देखो, ही शी इट या कोई एक नाम है, यानी ये सब सिंगुलर में आएंगे, एक वचन में आएंगे, इनके साथ डज नॉट आएगा। क्या आएगा, डज नॉट या फिर डस। अब देखो, शी डज नॉट सिंग वेल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे शी डज लिखा है, यहाँ पे आई डू लिखा है, यहाँ पे दे डू लिखा है, यहाँ पे ही डज लिखा है, ठीक है। तो फर्क देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यानी मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसको देख के चेंज होगी, सब्जेक्ट को देख के। जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है, हेल्पिंग वर्ब, वो किसको देख के चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट्स को देख के, ठीक है। तो शी के साथ क्या आएगा, डज नॉट, तो शी डज नॉट सिंग। यहाँ पे भी देखो ना एस है ना एस है, मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, चाहे डज हो या डू, इतना ध्यान रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, चाहे डज हो, डज नॉट हो, डू नॉट हो। दूसरी बात, ही डज नॉट सिंग्स कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो डज है, उसमें पहले से एस सी आई एस लगा हुआ है, इसलिए मेन वर्ब में एस सी आई एस लगाने की जरूरत नहीं है, खासकर जब डू नॉट या डज नॉट आ जाए, ठीक है। यहाँ देखो, ही डज नॉट सिंग, अब ये वाला सही, यहाँ क्या कमी थी, यहाँ पे एस लगा दी, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है, देखो मेन वर्ब में एस सी आई एस नहीं लगाते नेगेटिव में, मेन वर्ब में मेन वर्ब में मेन वर्ब में एस या आई एस नहीं लगाते, कब, जब नेगेटिव में वाक्य हो, कैसा हो वाक्य, नेगेटिव में हो, ठीक है। जैसे रीड का रीड्स नहीं होगा, सिंग का सिंग्स नहीं होगा, गो का गोज नहीं होगा मेन वर्ब में, है ना। कब, जब वाक्य नेगेटिव में चल रहा हो। आई समझ में। तो देखो, कहाँ चल रहे थे अपन, हाँ, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक लेटर नहीं लिखता है। शी डज नॉट सिंग वेल, वह अच्छा नहीं गाती है। तो इन वाक्यों में भी आप एक कॉमन चीज देख रहोगे कि एंड में ता है, ती है, ते है, ते हो आ रहा है ना। इन सभी वाक्यों में यही चलेगा, ता है, ती है, ते हो, है ना। फर्क क्या है, मेन वर्ब के चेंज होने का, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने का। पहले वाले वाक्यों में एस या ई एस लग रहा था मेन वर्ब में, है ना, और ये जो नेगेटिव वाले वाक्य है इसमें डू या डज नॉट आ रहा है, बस एस या ई एस हट गए, है ना। अब तीसरे वाले वाक्य को जब डिस्कस करेंगे इसमें भी सेम कंडीशन रहने वाली है, बस उसमें भी हमें देखना है कि कहाँ पे चेंज हो रहा है। अब देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये टेबल क्लियर हो गया होगा, इनसे नोट्स बना लेना आप। अब देखो, रूल्स विद एक्सप्लेनेशन, कि हम अब रूल्स पढ़ने वाले। देखो, यूज डू या डज नॉट विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, यानी कि डू और डज नॉट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही शी इट, एक नाम, इन शब्दों को याद रख लो आप, लाइफ टाइम काम आएगा। ही शी इट एक नाम, इनके साथ क्या आएगा, डज नॉट,
क्या आएगा, डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें भी एस या आई एस बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखना। जो मेन वर्ब होगी ना उसके साथ एस या आई एस नहीं लगेगा। फिर दूसरा है प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है, दे वी टू आई, देवी टू आई, देवी टू आई, उनके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। क्या लगेगा, डू नॉट, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लेकिन एस या आई एस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस चीज को ध्यान रखना। जब मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डालूंगी तो आपको ये सब देख के याद आ जाएगा, हाँ मैम ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था। ठीक है, फिर देखो दूसरा रूल कहता है मेन वर्ब में एस या आई एस नहीं लगाते। मेन वर्ब में एस या आई एस नहीं लगाते। जैसे सिंग का सिंग से नहीं होता, गो का गोज नहीं होता, राइट का राइट्स नहीं होता। कब कब कब, जब नेगेटिव में वाक्य होता है, क्योंकि डज अपने साथ ही एस या आई एस लेके चलता है। डज या डू अपने साथ ही, डज जो है अपने साथ ही एस ई एस लेके चलता है, इसलिए ऐसे वाक्य जो नेगेटिव में बन रहे हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के, है ना, उसमें मेन वर्ब में एस ई आई एस नहीं लगेगा। क्लियर। अब देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, उनको हम सही कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। जो हम करते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं उसमें भी जब नेगेटिव वाला पढ़ते हैं सेंटेंस तो क्या गलतियां होती है। देखिए सबसे पहला वाक्य जो मिस्टेक है, शी डोंट लाइक टी। शी डोंट लाइक टी यानी कि वह चाय नहीं पीती। इसका मतलब तो सही निकल रहा है लेकिन इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ऐसी ग्रामर की मिस्टेक है जो हमने यहाँ पे रूल्स डिस्कस किए उनके खिलाफ जा रहा है वाक्य। अब आप जरा देख के बताइए कि इसमें क्या गलती हो सकती है। थोड़ा सा सोचने का टाइम ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने देखा शी यानी कि क्या है, शी थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ हम भूल जाएं एक बार थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सब कुछ, क्योंकि वो हमने डिस्कस किया था एफर्मेटिव वाले वाक्य में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव वाले वाक्य में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ चीज डिस्कस की थी कि ही शी इट या एक नाम के साथ डज नॉट यूज होता है ना। और यहाँ पे भी देखिए ही शी इट के साथ डज नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शी के साथ डू नॉट लग जाए। लिखा है कहीं शी के साथ डू नॉट लग रहा है, डू नॉट तो इनके साथ लग रहा है, तो यहाँ पे ये वाक्य गलत हो गया। तो क्या होगा, शी डज नॉट लाइक टी, क्या हो जाएगा, शी डज नॉट लाइक टी। पूरा वाक्य सही है, बस हेल्पिंग वर्ब गलत हो गई थोड़ी सी। यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, हम डोंट कर देते तो शी के साथ कभी भी डोंट नहीं आएगा, यानी डू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि शी सिंगुलर है और हमने देखा ही शी इट और एक नाम के साथ क्या लगता है, डज नॉट। ठीक है, आगे है वाक्य ही डज नॉट प्लेज गिटार। अब जरा इसमें देखिए, ही वह गिटार नहीं बजाता, वह गिटार नहीं बजाता। अब देखिए ही यानी वह लड़का, ही के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, डज नॉट। ही के साथ क्या यूज कर रहे हैं, डज नॉट। हाँ भाई डज नॉट तो सही है, मतलब वाक्य सही होगा, है ना, तो हम इसको सही कर दें, नहीं। आप जरा मेन वर्ब पे भी फोकस कीजिए, यहाँ पे एस लग रहा है, क्या लग रहा है, मेन वर्ब के साथ एस लग रहा है, यानी कि ये जो वाक्य है वो गलत हो चुका है ना। देखो कैसे हुआ है, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे ही लिखी थी मैंने, मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते अगर नेगेटिव में हो तो, क्योंकि डू या डज अपने साथ ई एस लेकर ही आता है। तो देखिए ही के साथ डज नॉट लग गया, इसमें ऑलरेडी एस है तो मेन वर्ब में एस लगाने की क्या जरूरत। तो यहाँ से ये वाक्य गलत है, तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले गिटार। ठीक है, अब हमारे वाक्य बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों। अब देखिए कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। आई डू नॉट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड यानी बाहर का खाना नहीं खाती या खाता। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी मैं बहुत जंक फूड खाती हूँ। अब जैसे देखो आई डू नॉट ईट जंक फूड, यानी कि मैं जंक फूड नहीं खाती, बाहर का खाना नहीं खाती या खाता। ये ऐसा वाक्य है जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल दे रहा है, यानी डेली हैबिट की एक बात बोलो, या फिर उसका हैबिचुअल एक्शन है ये, यानी उसकी हैबिट है जंक फूड खाने की, है ना। आई डू नॉट ईट जंक फूड यानी नहीं खाने की, सॉरी, है ना। ही डज नॉट रन फास्ट, वह लड़का तेजी से दौड़ नहीं पाता। ठीक है, या फिर वह लड़का तेजी से नहीं दौड़ता। ठीक है, तेजी से नहीं दौड़ता, इसका मतलब ये है, तो ही डज नॉट। अब देखो इसमें भी क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है, डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे। फिर है द डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट, जो एक पर्टिकुलर डॉग है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। मेरी आर्टिकल्स ए एंड द वाली क्लास नहीं देखी तो देखना, बहुत शानदार तरीके से मैंने करवाई हुई है। तो यहाँ पे बात हो रही है कुत्ते की, कि जो एक कुत्ता है पर्टिकुलर कुत्ता, सारे कुत्ते नहीं, कोई एक पर्टिकुलर कुत्ता ऐसा है
जो रात को नहीं भौंकता। तो देखिए, इन सभी में आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे आई के साथ डू नॉट लगा है, जो इस शर्त को पूरा कर रहा है, ठीक है, डू नॉट लगा है। फिर ईट के साथ एस या ईएस नहीं लगा, तो ये वाक्य बिल्कुल 100% सही है। जैसे यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है, जो बिल्कुल सही है। देखो, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस बात खत्म। फिर है ही डज नॉट रन फास्ट, है ना, तो इसमें देखो ही या शी इट नेम के साथ क्या आ रहा है, डज नॉट, डज नॉट सही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस लग रहा है, नहीं लग रहा ना, सही है। फिर देखो, द डॉग, डॉग कितना हो गया, एक, एक हो गया ना, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो, कोई भी एक नाम हो, उसके साथ डज नॉट आता है, तो डज नॉट आया है। और बार्क में बार्क्स नहीं लगा, ना एस लगा ना ईएस लगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अब ये वाला जो स्लाइड है पूरा, इसका आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दूंगी। इसके बाद मैं आपको घर के लिए कुछ होमवर्क दे रही हूँ, और आज होमवर्क का आंसर सभी का कमेंट में आना चाहिए। मैं इससे रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं वो होमवर्क में दे रही हूँ, आपको कमेंट करना है। और इससे अगली वाली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। आप ये मत सोचिए कि बहुत स्लो चल रहा है, मैम एक दिन में एक एक करवा रही है, तो 12 टेंसेस कब होंगे, कब तक कंप्लीट हो पाएंगे। आप इत्मीनान से चलिए, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम है वो ऐसे ही क्रैक नहीं हो जाते, हमें कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है। बाकी सब विद्यालय विषय की क्लास में जो है हम केवल नोट्स भी बना लेंगे और उनको पढ़ लेंगे सरसरी नजर से, तो भी काम आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर है बेटा, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है एक एक चीज को समझने के लिए। और जरूरी नहीं कि मेरी विद्यालय विषय की जो क्लासेस है इंग्लिश की, ये ओनली रीट मेंस वाले ही देखिए। ऐसा कोई बंदा होगा जिसको यूट्यूब पे ढंग की क्लासेस नहीं मिली, वो भी देखना है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से चल रही हूँ कि किसी को ओनली जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ना हो, टेंसेस जिसको नहीं समझ आ रहे होंगे वो इस क्लास से पढ़ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चल रही हो, आप घबराइए मत। एग्जाम आने तक मैं आपका विद्यालय विषय का कोर्स 100% कंप्लीट करवा दूंगी, जिसमें मैं मैथ्स नहीं करवाऊंगी, इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश टीचिंग मेथड, एसएसटी विद्यालय विषय जो लेवल 1 का है वो, और साइंस विद्यालय विषय के लिए लेवल 1 के लिए, हिंदी लेवल 1 के लिए, और जितनी भी पांचों सब्जेक्ट की जो टीचिंग मेथड की क्लासेस है वो भी मैं पूरी करवा दूंगी। 40 नंबर वाला भाग ये, 40 नंबर वाला भाग ये, 80 नंबर वाला जो पार्ट है वो मैं आपको करवा दूंगी अपनी क्लासेस के थ्रू। टेंशन मत लीजिए, मैं भले ही 2 या 3 महीने ले लूंगी ये सब पूरा करवाने में, लेकिन करवाऊंगी पूरा 100%, वो भी रिविजन के साथ। तो अब चलिए अगली स्लाइड में हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जो मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क के लिए, और उनका आपको जरूर कमेंट करना होगा। हम आ चुके हैं हमारी अगली स्लाइड पर, जिसमें मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, और ये होमवर्क सबको करना है क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है, आपको बस कमेंट करना है। तो देखिए, अगर आपको क्लियर होना होगा तो इन क्वेश्चंस में ही हो जाएगा। जो ये क्लास है उसका मैं अगले जो मेरी क्लास आएगी इसमें मैं इसका आंसर बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आपको होमवर्क दे रही हूँ। सबसे पहला जो वाक्य है, शी डज नॉट लाइक्स टी, ठीक है, इसकी भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, रीड वॉरियर्स बाय प्रियंका एजुवर्स, उस पे। और इसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना है, यानी गलती निकालनी है कि इनमें से गलती कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा वाक्य है, रोहन डैश प्ले क्रिकेट, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। ही डू नॉट मेक अ मिस्टेक, इसमें भी आपको एरर निकालना है। अगर सही होगा तो ठीक है, टिक लगा देना, और नहीं तो इसमें जो गलती है उसको हाईलाइट आपको करना है। नेक्स्ट वाक्य है, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, इसमें भी आपको एरर निकालना है। अगर सही होगा तो लिख देना नो करेक्शन, यानी बिल्कुल सही है ये, ठीक है। फिर है, माई आंट डैश हेल्प मी, मेरी जो आंटी है, अब मैं इसका मतलब ही बता दूंगी तो फिर आप लोग तो इसको सही कर दोगे, है ना, इसलिए मतलब मैं मतलब अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अगर मैंने मतलब बता दिया तो आपको आंसर वैसे ही पता पड़ जाएगा। माई आंट डैश हेल्प मी, इसमें डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, हालांकि मैं बता भी देती हूँ तो इसमें कोई सीक्रेट नहीं रह जाएगा। माई आंट डैश हेल्प मी, मेरी आंटी मुझे मदद नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि तुम फुटबॉल नहीं खेलते। इसका मतलब हो जाएगा कि वह लड़का कभी मिस्टेक नहीं करता, यानी गलती नहीं करता। रोहन डैश प्ले क्रिकेट, रोहन क्रिकेट नहीं खेलता। और इसका मतलब हो जाएगा शी डज नॉट लाइक्स टी, इसका हो जाएगा कि वह चाय पसंद नहीं करती, ठीक है। आई होप आप इसका जरूर मेरे को कमेंट करेंगे आंसर, क्योंकि आप आंसर करते हैं उससे मुझे समझ आता है कि आप लोगों ने क्लास देखी है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको भी यही करना चाहिए, कोई भी टॉपिक हो उसको पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। उसी से ही आपको आइडेंटिफाई होता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं आया। रट्टा मारने से काम नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, राजस्थान जीके हो, हर चीजें रट्टे पे नहीं चलती। आपको सिलेक्शन लेने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ग्रामर है भाई साहब, ऐसे ही नहीं होती, इसमें आपको रटना नहीं है। रूल्स रट रट के आपने अभी तक काम चलाया है टेंसेज में, लेकिन टेंसेज में रूल्स रटने से कभी भी नहीं होता।
आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे या फिर मैं मतलब बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जो टेंस में अभी तक रट्टा मारते आए हैं, तो उनकी इंग्लिश की कुछ चीज़ें जो हैं, उनकी पकड़ में आ जाती है कि उन्होंने सिर्फ रट्टा मारा है। जैसे वो कुछ वाक्य इस तरीके से बोलते हैं, अलग ही तरीके से, शी गोइंग टू स्कूल इज़ लगाना भूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गोज़ टू स्कूल कर देते कोई तो। तो ये कमी कहाँ है? उनको इंग्लिश बनाने में दिक्कत नहीं आ रही है, ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं आ रही है, उनको दिक्कत आ रही है ग्रामर में, यानी कि उनका टेंस क्लियर नहीं है। आप चाहे कितने भी अंग्रेज़ी के मतलब क्या बोलते हैं, बहुत विज्ञाता हो, मतलब बहुत सारा जानते हो, लेकिन आपको टेंस क्लियर नहीं है, क्योंकि टेंस ही बेसिक नींव होती है ग्रामर को सही से अरेंज करने की, और वो ही नहीं आया तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए टेंस को और जो भी प्रीपोजिशंस है, नाउन्स है, उन सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वोकेबुलरी तो समझनी है, लेकिन टेंस भी जो रूल्स होते हैं ना, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आगे से आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि आपके साथियों का भी भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।